हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम वेदांत गुप्ता है। क्लास 10th सीबीएसई में मेरे 99% थी और क्लास 12th में मेरी 98% रही। अभी मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ और मैं अपने इस चैनल पे आप सबको ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैं एक ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म पे काम कर चुका हूँ, जहाँ मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करता था। लेकिन उनके चीप और अनएथिकल बिहेवियर की वजह से मैंने वो प्लेटफॉर्म छोड़ दिया और अब मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम है वेदांत गुप्ता ह्यूमैनिटीज। मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने के पीछे एक ही कारण है कि जब बच्चा 12th में आता है और वो यूट्यूब पे सर्च करता है तो उसको कोई अच्छे क्वालिटी का वीडियो नहीं मिलता है। जितने भी टीचर्स हैं वो मोस्टली इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं और चलते बनते हैं। कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता है अच्छे से। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए पॉलिटिकल साइंस को आसान बनाऊं, ताकि आप बोर्ड्स में पॉलिटिकल साइंस के अंदर परफेक्ट स्कोर करो। तो हमारा और आपका ये सफर शुरू होता है। हमारी पढ़ाई बिल्कुल फ्री होने वाली है। कोई पैसे नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई बैच नहीं। कंप्लीटली मेरे साथ फ्री तरह से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमारी दो बुक्स होती हैं। जो पहली बुक है हमारी, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर है, जिसके अंदर आप कंटेम्प्ररी वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को समझते हो। और दूसरी बुक हमारी इंडियन पॉलिटिक्स है। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आप ये समझते हो कि 1947 के बाद इंडिया में किस तरह की राजनीति हुई। इस बुक के अंदर हमको ये समझ में आता है कि 1947 यानी आज़ादी के बाद भारत में क्या-क्या पॉलिटिक्स हुई, हमें क्या मुश्किलें आई, कैसे कांग्रेस का डोमिनेंस हुआ करता था, फिर कैसे हमने देश में डेवलपमेंट किया, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया। ये सारी चीजें हम इस बुक के अंदर पढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स से हम शुरुआत कर रहे हैं और हमारा पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। बच्चों, पहले हमको ये समझना होगा कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का क्या मतलब है। आप सबको पता है कि भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेज का गुलाम रहा। हमने गुलामी सही और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने पूरी कोशिश की कि भारत को आजाद किया जाए। भगत सिंह, मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेकों अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से एक समय आता है जब भारत को आजादी मिली। भारत को कब आजादी मिली? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त ये वो दिन है 1947 के अंदर जिस दिन आजादी का सूर्योदय हुआ। भारत में आजादी आई, इतनी बड़ी मेहनत साकार हुई। लेकिन जब हमको आजादी मिली तो हमारे सामने कुछ मुश्किलें भी आई। हमारे सामने कुछ चुनौतियां आई कि अब हमको भारत देश बनाना है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या-क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़े आजादी के बाद। क्योंकि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत एक जीता जागता देश है। भारत एक विचारधारा है, एक वृक्ष है जो कि अपने लोगों से मिलके बना है। ये भारतीय विचारधारा का जन्म कहाँ से हुआ, आजादी के बाद भारत को क्या-क्या मुश्किलें आई, वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। आजादी के बाद इंडिया ने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किया, वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ये चैप्टर किस बारे में है। ये चैप्टर हमको ये बताएगा कि आजादी के बाद क्या मुश्किलें आई। तो जैसा कि मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि 200 सालों तक अंग्रेज ने हमको गुलाम बनाया। हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे।
जिसमें से महात्मा गांधी, भगत सिंह, मंगल पांडे, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू काफी चुनिंदा नाम है। और इनकी मेहनत साकार हुई जब 14-15 अगस्त 1947 को भारत में आजादी आई। 15 अगस्त वो दिन था जब भारत को आजादी मिली। और इस मौके को खास बनाने के लिए उस समय के जो पहले देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो 14-15 अगस्त की रात में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक स्पेशल सेशन करते हैं जिसका नाम है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। यानी इतनी मेहनत के बाद हमको आजादी मिली और इस मौके को स्पेशल बनाने के लिए उस समय के जो पहले पीएम है उनका नाम क्या था, नेहरू। नेहरू इस मौके को खास बनाने के लिए एक स्पेशल मीटिंग करते हैं। और मीटिंग किसकी होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सभा हुआ करती थी जिसका लक्ष्य था भारत का संविधान बनाना। तो नेहरू 14-15 अगस्त की रात को 12 बजे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक भाषण देते हैं जिसका नाम है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। इस भाषण के अंदर नेहरू कहते हैं कि जब पूरी दुनिया सो रही है तब भारत को आजादी मिल रहा है। हम भारत के भाग्य को सुनिश्चित कर रहे हैं और हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे सभी को सम्मान मिले, जहां पे सभी को इज्जत मिले। ये वो समय था जिसका हर एक भारतीय इंतजार कर रहा था। कितने ही भाइयों ने अपना बलिदान दे दिया देश को आजाद करने में। हिस्ट्री की किताबों के अंदर हम नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं और हमें बड़ा गर्व होता है देश के नेशनल मूवमेंट को पढ़ के। लेकिन जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो दो चीजों को लेके सभी लोग एग्री कर रहे थे। देखो बच्चों, मैंने साइड में सारी इंपॉर्टेंट चीजों को लिख दिया है ताकि आपके लिए पढ़ने में आसानी हो। मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हो या फिर डायरेक्ट इसको आप पढ़ सकते हो। यानी ये वो मौका है 15 अगस्त का जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। हमको आजादी तो मिल गई और सभी लोग दो बातों पे एग्री कर रहे हैं। पहली चीज, देश के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी देश के अंदर लोकतंत्र हो। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोग ही उसको चलाते हैं और लोगों के लिए ही वो सरकार बनाई जाती है। यानी डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, टू द पीपल। यानी एक ऐसी सरकार जो कि आम नागरिकों से मिलके बनी है, आम नागरिकों की सेवा करती है, उसी को आप डेमोक्रेसी कहते हो। तो पहली चीज, सभी लोग एग्री कर रहे हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र आना चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, क्योंकि अब हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज सभी लोग एग्री कर रहे थे कि देश के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि भारत के अंदर बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। हमारे यहाँ पे दलित लोगों को गलत माना गया, महिलाओं पे अत्याचार किया गया। तो आजादी के बाद हमने ये कहा कि हम डेवलपमेंट करेंगे, स्पेशली गरीब लोगों का डेवलपमेंट करेंगे। और जो सोशली डिसएडवांटेज्ड लोग हैं, यानी जो दलित लोग हैं, जिनको अप्रेस किया जा रहा था, तड़पाया जा रहा था, उनका भी हम भला करेंगे। यहां तक आपको क्लियर होगा? यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सी दो चीजें हैं जिसपे सभी लोग एग्री कर रहे थे। तो पहली चीज, देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और दूसरी चीज, देश में डेवलपमेंट करेंगे, गरीबों की डेवलपमेंट होनी चाहिए, दलित लोगों का उत्थान होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि आजादी हमको इतनी आसानी से नहीं मिली। आजादी के साथ साथ देश का बंटवारा भी हो गया। किसी ने अपने बुरे सपने भी में भी नहीं सोचा था कि हमारा पार्टीशन होगा। भारत एक बहुत मुश्किल परिस्थिति में पैदा होता है। इंडिया जब पैदा होता है तो हमको 15 अगस्त के दिन आजादी मिलती है, और आजादी के साथ देश का पार्टीशन भी हो गया। पार्टीशन मतलब है कि हमारे ब्रिटिश इंडिया को दो देशों में बांट दिया गया। एक देश बना इंडिया और दूसरा देश बना पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान नहीं हुआ करता था, पहले एक पूरा पूरा बड़ा सा
भारत हुआ करता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को इंडिया दो पार्ट्स में बट गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया इतनी आसानी से नहीं पैदा हुआ। भारत को आजादी के साथ पार्टीशन का सामना करना पड़ा, और जब पार्टीशन हुआ तो बहुत बड़ी मात्रा में वायलेंस हुआ। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो जो माइनॉरिटी लोग थे उन पे बहुत अत्याचार किए गए, माइनॉरिटीज को डिस्प्लेस किया गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि 1947 भारत के लिए एक बहुत मुश्किल समय है। इस फोटो को आप देख सकते हो। सारी फोटोज या कार्टून्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस फोटो के अंदर आपको जवाहरलाल नेहरू दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि 15 अगस्त 1947 यानी हमारा जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन नेहरू जी लाल किले से भाषण दे रहे हैं। ये सामने आपको कौन सी मॉस्क्यू दिख रही है? इस मॉस्क्यू का नाम है जामा मस्जिद। सामने आपको जामा मस्जिद दिखाई पड़ रही है। सो ये फोटो में आपसे पूछ सकता है ये कौन सी पर्सनालिटी है? जवाहरलाल नेहरू है। ये कौन सा दिन है? ये पहला आजादी का दिन है। कौन सी डेट है? 15 अगस्त 1947 है। और ये मॉस्क कौन सी है? तो ये जामा मॉस्क है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको डिटेल में एक ओवरव्यू दे दिया कि भारत की आज़ादी इतनी आसान नहीं है। आज़ादी के साथ साथ देश का बंटवारा भी हो गया, और जब बंटवारा हुआ तो माइनॉरिटी लोगों को बहुत सहना पड़ा। बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलता है, मारपीट देखने को मिलती है, अपने घरों को छोड़कर लोगों को जाना पड़ता है। वो सब आगे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है कि आजादी के बाद कौन से 3 चैलेंजेस फेस करने पड़े। बच्चों, ये वाला जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोर्ड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वो 3 चैलेंजेस क्या हैं जिसको इंडिया ने फेस किया। आजादी के बाद 3 मेन तरह की प्रॉब्लम्स कौन सी थी। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरह से समझाऊंगा। मैं आपको एक इजी ट्रिक बताता हूँ। आपको याद रखना है 3D। 3D का मतलब क्या है? पहले डी का मतलब है इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। आपने देखा ही है कि भारत में हर तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं, भारत में हर तरह के धर्म के लोग हैं, हमारा कल्चर भी अलग है। तो पहली प्रॉब्लम आई कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है। दूसरे डी का मतलब है कि हमको डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है, भारत में लोकतंत्र लाना है। और तीसरे डी का मतलब है देश के अंदर डेवलपमेंट करना है। तो बच्चों, मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया इसको याद करना। एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो। 3D। पहले डी का मतलब पहला चैलेंज हमको डाइवर्सिटी आई, देश में बहुत अनेकता है। दूसरा चैलेंज डेमोक्रेसी आया कि हमें लोकतंत्र को इस्टेब्लिश करना है। और तीसरे डी का मतलब है कि हमें देश का डेवलपमेंट करना है। आओ इसको डिटेल में समझते हैं। कह रहा है कि आजादी के बाद 3 तरह की चुनौतियां आई। पहला और सबसे मेन तरह का चैलेंज था कि देश की डाइवर्सिटी को हैंडल करना। बच्चों, डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी मतलब होता है अनेकता। डाइवर्सिटी मतलब होता है अनेकता। किसी कंट्री में अगर अलग अलग ग्रुप्स के लोग रह रहे हैं, बेस्ड उनका रिलीजन अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी फूड हैबिट्स अलग है, तो उसी को डाइवर्सिटी कहा जाता है। सिंपल बात में बोलूं तो देश के अंदर जो अलग अलग तरह के लोग हैं, जिनका धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है, भाषा अलग है, उनके पहनने का तरीका अलग है, उनके खाने पीने का तरीका अलग है, उसी को डाइवर्सिटी कहते हैं। और ये आप सबको पता है कि इंडिया बहुत डाइवर्स है। हमारे यहाँ पे हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हमारे यहाँ हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, हर तरह की भाषा बोलते हैं। और इसीलिए पहला चैलेंज आया कि क्या एक देश जो इतना डाइवर्स है वो क्या साथ में रह सकता है?
क्या भारत के अंदर एकता यानी यूनिटी आ सकती है या नहीं आ सकती है? बहुत सारे लोगों को डर लग रहा था कि भारत के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है और हम एक साथ नहीं रह पाएंगे। इनफैक्ट देश का बंटवारा भी हो गया। धर्म के नाम पे हिंदू और मुस्लिम को दुश्मन बना दिया गया। तो काफी सारे लोगों को लगने लगा कि जो भारत है वो कभी भी एक नहीं रह सकता, क्योंकि वहां पे इतने तरह के लोग हैं। लेकिन हमारे भारत ने उन सबको गलत साबित किया। भारत के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी हम सब लोग आपस में यूनाइटेड हैं। डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया का हर एक इंसान साथ में खड़ा है, और इसी को बोलते हैं कि भारत के अंदर अनेकता में एकता है। इंडिया के अंदर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। भले भी कितने तरह के लोग हैं भारत के अंदर, फिर भी हम और आप गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो पहला चैलेंज आया कि भारत में डाइवर्सिटी बहुत है। दूसरा चैलेंज आया कि देश के अंदर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना है। मैंने आपको डेमोक्रेसी का मतलब बताया। डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जहां पे लोग ही गवर्नमेंट में जाते हैं, लोग ही लोगों का फायदा करते हैं, उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। सिंपल शब्दों में बोलूं तो डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो टू द पीपल होती है, ऑफ द पीपल होती है और फॉर द पीपल होती है। यानी एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए बनाई गई है, जो लोगों के द्वारा बनी है और लोगों के लिए बनी है, उसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। अब देश में डेमोक्रेसी क्यों जरूरी थी? क्योंकि भाई भारत जो है वो 200 ईयर्स तक अंग्रेजों का गुलाम था। भारत लगभग 200 सालों तक ब्रिटिशर्स का गुलाम था। और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये प्रॉमिस किया था कि आजादी के बाद देश के अंदर डेमोक्रेसी आएगी। अब तो हमको आजादी मिल गई है, अब हमको अपना वादा पूरा करना है। इसीलिए देश में डेमोक्रेसी लाने के लिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। देश में लोकतंत्र लाने के लिए हमने अपना संविधान बनाया। संविधान अपनी रूल बुक होती है। इसके अंदर देश के कानून हैं, कायदे हैं और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें गाइड करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बच्चों आप बात जान लो कि संविधान बनाने से सब कुछ नहीं होता। चाइना के पास भी संविधान है, नॉर्थ कोरिया के पास भी संविधान है, लेकिन क्या वहां पे डेमोक्रेसी है? नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के साथ साथ हमें इसे फॉलो भी करना होता है, हमें इसे प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। और इंडिया ने ये साबित किया। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो भी किया। आजादी को लगभग 75 साल पूरे हो चुके हैं और हमारा संविधान आज भी जीता जागता दस्तावेज है। और इंडिया कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो करता है? इंडिया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? कि हमारे देश की ना पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो हर एक व्यक्ति तो जा नहीं सकता है कानून बनाने। तो हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर वहां के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं कि ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, ये मेरी प्रॉब्लम्स को, मेरी समस्याओं को बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, लोग अपने सांसद को चूज करते हैं, लोग अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चूज करते हैं, यानी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। और वो रिप्रेजेंटेटिव सरकार को जाके हमारी समस्याएं बताता है। सो इंडिया क्या फॉलो करता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, जहाँ पे एमपीज लोग देश के लिए कानून बनाते हैं। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो किया, ताकि देश में लोकतंत्र लाया जा सके। अब आगे जो तीसरा यानी जो थर्ड चैलेंज इंडिया ने फेस किया, वो तीसरा चैलेंज था लोगों का डेवलपमेंट करना। देखो, ये आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। तीसरा चैलेंज क्या है? लोगों का डेवलपमेंट करना। क्योंकि भारत के अंदर मैंने आपको बताया गरीबी बहुत है, पॉवर्टी बहुत है।
हमारे यहाँ मिडिल क्लास बहुत सारे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखते हो तो भारत में छोटे किसान बहुत हैं जो बहुत सुसाइड करते हैं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर दलित लोग हैं जिन पे अत्याचार हुआ करता था, जिनको अनटचेबल माना जाता। सो इसीलिए हमारी सरकार के सामने तीसरा चैलेंज था कि पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है, सभी लोगों का वेलफेयर करना है। और सभी का डेवलपमेंट करने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला कि हम इक्वालिटी को फॉलो करते हैं। इक्वालिटी मतलब क्या है कि कानून की नजरों में हर एक नागरिक हमारे लिए बराबर होगा। गरीब है, अमीर है, नेता का बेटा है, किसी कबाड़ी वाले का बेटा है, फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए सब बराबर है। हमने एससी, एसटी और दलित लोगों को रिजर्वेशन दिया। हमने उन्हें रिजर्वेशन क्यों दिया? ताकि उनको बराबर महसूस हो, ताकि उनको इक्वल महसूस हो। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को भी ऐड किया। ये डीपीएसपी क्या होती है बच्चों? डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हमारे संविधान में लिखे गए हैं। ये ऐसे चीज हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए। अगर इनको फॉलो किया गया तो देश के अंदर वेलफेयर होगा। लेकिन ये नॉन अबाइडिंग होते हैं, ये लीगल नहीं होते हैं, ना इनका नेचर लीगल नहीं है। यानी डीपीएसपी हमारी सरकार को सुझाव देते हैं, हमारी सरकार को सजेशन देते हैं कि आपको देश के वेलफेयर के लिए ये करना चाहिए। डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर है। डीपीएसपी के अंदर कहा जाता है कि देश में शराब को बढ़ावा नहीं दिया जाए, सबके पास नौकरी होनी चाहिए, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए, सबके पास अपनी एक बेसिक लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सबको बराबर वेजेस मिलनी चाहिए। तो डीपीएसपी कुछ तरह के सजेशन हैं जो हमारी गवर्नमेंट को दिए गए हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट इनको फॉलो करे या ना करे। अगर गवर्नमेंट इनको नहीं फॉलो करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। ये सिर्फ एक सुझाव है कि इनको फॉलो करने से देश में डेवलपमेंट होगा। तो देश का डेवलपमेंट करने के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ऐड किया। अब आपको समझ में आ गया होगा डीपीएसपी का मतलब है ये कुछ ऐसे सजेशन है जिससे देश के अंदर डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वेलफेयर होगा। लेकिन ये नॉन लीगल होते हैं नेचर के अंदर। और हमारे सरकार के सामने रियल चैलेंज यही था कि गरीबी को मिटाना है, क्योंकि हमारे देश के अंदर पॉवर्टी बहुत है और देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। तो हमारे सामने रियल चैलेंज क्या है? यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि पॉवर्टी को रिमूव करना, गरीबी मिटाना और देश के अंदर डेवलपमेंट करना, इकोनॉमी को पावरफुल करना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया को मेनली 3 तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद 3 तरह की चैलेंज आई। पहली डाइवर्सिटी, देश में अनेकता बहुत है और हमको यूनिटी मेंटेन करनी है। दूसरा चैलेंज हमने देखा कि देश में डेमोक्रेसी को लाना है, जिसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और तीसरा हमने देखा देश में डेवलपमेंट करना है, जिसके लिए हमने रिजर्वेशन दिया, इक्वालिटी दिया और डीपीएसपी को प्रमोट किया। यहाँ से क्वेश्चन आंसर जरूर आते हैं बोर्ड के अंदर। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये आप लोग अपनी कॉपी के अंदर बना सकते हो। अब अगले पैराग्राफ में कह रहा है कि इन सारे चैलेंजेस को इंडिया ने कैसे डील किया, वो इस बुक के अंदर हम पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। जैसे जैसे एक एक चैप्टर बीतता जाएगा आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये हमारा पहला चैप्टर है। हम इसके अंदर पहले चैलेंज पे फोकस करेंगे। पहला चैलेंज था डाइवर्सिटी को लेके। तो इस चैप्टर में समझेंगे कि डाइवर्सिटी को कैसे हमने एडजस्ट किया। इस चैप्टर के अंदर आप पार्टीशन को समझोगे, प्रिंसली स्टेट को समझोगे
और कैसे हमने नए नए राज्यों को बनाया, ये भी समझोगे। और यहाँ तक आपको ये तो समझ में आ ही गया कि किसी भी देश के लिए नेशनल यूनिटी को मेंटेन करना और सिक्योरिटी को मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक किया, लेकिन उसके अगले ही दिन पाकिस्तान इंडिया के ऊपर ड्रोन अटैक करता है, यूएवी अटैक करता है। इससे इंडिया की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ गई, देश की एकता खतरे में आ गई। सो किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंट है अपने नेशनल यूनिटी को मेंटेन करना और देश की सिक्योरिटी को मेंटेन करना, क्योंकि यही जो एकता है वो भारत को बांधे रखती है। इसी एकता की वजह से जो भारत है वो ग्रो करता है और ये भारतीयता हमको प्राप्त होती है। चलिए, यहाँ पे एक स्टैम्प की फोटो दी है, ये भी हम समझ लेते हैं। आप सबको पता है कि हमारा जो पहला रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। 26 जनवरी को खास बनाने के लिए हमारी सरकार ने कुछ स्टैम्प्स को इशू किया था। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं। जो पहला स्टैम्प है उसके अंदर आपको चरखा देखने को मिल रहा है। जो चरखा है वो एम्प्लॉयमेंट का प्रतीक है, सेल्फ रिलायंस का यानी आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। दूसरे स्टैम्प के अंदर आपको अनाज देखने को मिल रहा है और हल देखने को मिल रहा है, यानी ये एग्रीकल्चर का प्रतीक है। और तीसरे स्टैम्प के अंदर आप देख पा रहे हो कि शहनाई बज रही है। शहनाई बज रही है मतलब लोगों के अंदर खुशी है, लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं और समाज के अंदर हार्मनी है यानी खुशहाली है। सो कभी कभार ना क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये स्टैंप कब इशू किए गए, तो 26 जनवरी 1950 को किए गए। फिर पूछ लेता है कि ये स्टैंप है वो क्या दर्शा रहा है, तो आपको पता है कि जो ये पहला स्टैंप है वो चरखा है, दूसरा स्टैंप एग्रीकल्चर को दर्शा रहा है और तीसरा स्टैंप सेलिब्रेशन को दर्शा रहा है। तो ये अभी तक आपको समझ में आ गया कि भारत आजादी के बाद क्या-क्या चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्या-क्या चैलेंजेस को फेस कर रहा है। आगे अब हम बात करेंगे अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पार्टीशन यानी देश का बंटवारा। बच्चों, जो ये न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है और यहाँ पे जो 2 कविताएं दी हुई हैं, वो बोर्ड्स में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन जो पार्ट 2 आएगा इस चैप्टर का, वहां मैं इन दोनों कविताओं को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये पोयम्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो पहले हम इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे, जैसा कि हमारा अगला टॉपिक है पार्टीशन यानी देश का बंटवारा हो गया। अब हम देखते हैं कि ये देश का बंटवारा हुआ कैसे, इसके पीछे कौन सी थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है वो हम समझेंगे। पार्टीशन कितना दुखदाई है, कितना मुश्किल है, कितने चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, वो भी हम समझेंगे। 14-15 अगस्त 1947 ये वही दिन है जब भारत को आजादी मिली, लेकिन एक नहीं दो दो देशों को आजादी मिली। भारत भी आजाद हुआ और एक नया देश बना, पाकिस्तान। इसके पीछे मेन कारण था कि हमारा बंटवारा हो गया। जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया, उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया। एक पार्ट बना अपना भारत और दूसरा पार्ट बना पाकिस्तान। हम सभी ने पूरी कोशिश की, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पूरी कोशिश की कि देश का बंटवारा ना हो, लेकिन फिर भी आजादी के साथ देश का पार्टीशन हो गया। और इस पार्टीशन के पीछे टू नेशन थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने बुक के अंदर हाईलाइट कर लो, टू नेशन थ्योरी। जो टू नेशन थ्योरी है वो ये कहा करती कि भारत एक नहीं दो तरह के लोगों से मिलके बना है। एक तो हिंदू लोग रहते हैं और दूसरे मुसलमान रहते हैं, और ये दोनों कभी भी साथ में नहीं रह सकते, ऐसा ये टू नेशन थ्योरी कहती है। कांग्रेस ने बोला ये गलत बात है, भारत में हिंदू और मुस्लिम सदियों से रहते आए हैं, लेकिन मुस्लिम लीग ने बोला ये बिल्कुल सही बात है, इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते।
तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए टू नेशन थ्योरी क्या है, तो आप बोलोगे टू नेशन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कहती भारत दो लोगों से मिलके बना है, एक तो हिंदू और दूसरे मुसलमान, और ये आपस में साथ नहीं रह सकते हैं। कांग्रेस ने इसको अपोज किया। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको सपोर्ट किया। जिन्ना ने बोला कि हमें मुसलमान के लिए एक अलग देश चाहिए, जिस देश का नाम होगा पाकिस्तान। 1940s के अंदर आप देखते हो एक तीन तरफा कंपटीशन देखने को मिलता है। 1940s के अंदर एक तरफ कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से इमर्ज कर रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग बहुत तेजी से इमर्ज कर रही है, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी कंपटीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो 1940s के अंदर तीन लोगों के बीच में कंपटीशन हुआ, ब्रिटिशर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसके चलते देश का बंटवारा होता है, देश का पार्टीशन होता है। यहां तक तो आपको ये क्लियर हो गया कि पार्टीशन हुआ क्यों, व्हाट वाज द बेसिक थ्योरी बिहाइंड पार्टीशन। बंटवारे के पीछे एक बेसिक सी थ्योरी है जिसका नाम है टू नेशन थ्योरी, जिसमें कहा गया कि भारत दो लोगों से मिलके बना है, एक हिंदू और दूसरे मुस्लिम। तो क्या कांग्रेस ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। आगे देखते हैं कि ये पार्टीशन हुआ कैसे। देखो, कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। जो बच्चे जॉइंट फैमिली को बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि कभी कभार घरों में बंटवारा होता है, और जब घर के अंदर बंटवारा होता है ना तो बहुत दर्द होता है। आपकी चाची, आपके चाचा, आपकी दादी, आपके दादा, जिनके साथ आपने पूरा बचपन बिताया, वो एकाएक आपसे अलग हो जाते हैं। बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन ये बंटवारा उतना ही मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कितनी मुश्किलें आती हैं घर को बांटने के अंदर। जमीन को बांटना पड़ता है, जायदाद को बांटना पड़ता है। जब घर को बांटने में इतनी मुश्किलें आती हैं, तो एक देश का बंटवारा करने में कितनी मुश्किलें आई होंगी। वही यहाँ पे लिखा है कि देश का बंटवारा करना बहुत पेनफुल था और बहुत मुश्किल था। एक देश को बांटना बहुत मुश्किल था। ये डिसाइड किया गया कि धर्म के अनुसार भारत को बांटा जाएगा। ये डिसाइड किया गया कि रिलीजन के अनुसार देश को बांटा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिन एरियाज के अंदर हिंदू मेजॉरिटी में होगा वो भारत का हिस्सा बन जाएगा, और जिन एरियाज के अंदर मुसलमान मेजॉरिटी में होंगे वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। यानी धर्म के आधार पे देश को बांट दिया गया। जहां पे हिंदू है वो इंडिया बन गया, जहां पे मुस्लिम है वो पाकिस्तान बन गया। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा होगा बेटा, लेकिन उतना ही मुश्किल है। हर तरह की मुश्किलें आई। पहली मुश्किल तो ये आई कि भारत के अंदर कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं है जहां पे मुसलमान रहा करते हैं। यानी जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा, आप सभी ने आई विश इंडिया का मैप तो देखा ही होगा। आपने अगर इंडिया का मैप देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है जहां पे मुस्लिम्स रहते हैं। आजादी के टाइम पे दो ऐसे एरिया हुआ करते थे जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। एक ये वेस्ट वाला एरिया, और एक ये ईस्ट वाला एरिया। तो आजादी के टाइम पे कोई सिंगल बेल्ट नहीं हुआ करती थी, बल्कि दो एरियाज हुआ करते थे जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। एक वेस्ट हुआ करता था और एक ईस्ट वाला पार्ट हुआ करता था जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है। इसीलिए डिसाइड किया गया कि जो नया देश बनेगा पाकिस्तान, वो दो एरियाज से मिलके बनेगा। एक हो गया वेस्ट पाकिस्तान और एक हो गया ईस्ट पाकिस्तान। और यही ईस्ट पाकिस्तान आगे चल के 1971 में बांग्लादेश बनता है। यही ईस्ट पाकिस्तान आगे चल के बांग्लादेश बनता है। तो पहला चैलेंज तो आ गया कि कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं थी, ईस्ट और वेस्ट दो इलाकों में मुसलमान रहा करते थे। इसीलिए पाकिस्तान को दो पार्ट्स में बांट दिया गया, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। दूसरी मुश्किल ये आई
कि सारे मुस्लिम एरियाज पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। अब जरूरी तो है नहीं कि हर एक मुसलमान पाकिस्तान को ही सपोर्ट करे। हमारे एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को बिलोंग करते और इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता। यानी वेस्ट पाकिस्तान का जो ये ऊपर वाला अफगानिस्तान के साइड वाला जो एरिया है, इसी को आप कहते हो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। इस इलाके को खान अब्दुल गफ्फार खान बिलोंग किया करते। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी क्यों कहा जाता? क्योंकि ऐसा प्रतीत होता कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे वहां के गांधी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान हमेशा गांधीयन आइडियाज को फॉलो करते और गांधी जी की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते। गफ्फार खान ने बोला ये गलत है, मैं टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता हूं और मैं भारत का पार्ट रहना चाहता हूं। लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी और इनकी बात को इग्नोर कर दिया गया। तो दूसरी मुश्किल क्या आई कि सभी एरियाज मुस्लिम वाले पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते। एग्जाम्पल के तौर पे खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को बिलोंग करते हैं और इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता। और ये टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे क्योंकि इनका मानना था कि हम भारत का हिस्सा ही रहना चाहते हैं। लेकिन अब्दुल गफ्फार खान की बात को इग्नोर कर दिया गया और जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। आगे बच्चों देखते हैं तीसरा मुश्किल क्या आया। तीसरी मुश्किल थी पंजाब और बंगाल को लेके। पंजाब और बंगाल बहुत अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। पंजाब और बंगाल, पंजाब और बंगाल ये दोनों ऐसे प्रोविंस हुआ करते जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। लेकिन पंजाब और बंगाल के अंदर भी काफी सारा ऐसा एरिया था जहां पे नॉन मुस्लिम रहा करते थे। इसीलिए डिसाइड किया गया कि पंजाब और बंगाल को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बांटा जाएगा। यानी पंजाब और बंगाल की हर एक डिस्ट्रिक्ट को देखा जाएगा और जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिंदू ज्यादा होंगे वो इंडिया का पार्ट बन जाएगा, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुस्लिम ज्यादा होंगे वो पाकिस्तान का पार्ट बन जाएगा। यानी दो ऐसे प्रोविंस थे जहां पे हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके पार्टीशन किया, जिनका नाम है पंजाब और बंगाल। तो 15 अगस्त को काफी सारे लोगों को यही नहीं पता था पंजाब और बंगाल के अंदर कि वो इंडिया का पार्ट है या पाकिस्तान का पार्ट है। क्योंकि आप देख रहे हो कि पंजाब और बंगाल दोनों को पार्टीशन कर दिया गया। आधा जो हमारा पंजाब है वो पाकिस्तान के पास चला गया, तो जो ये वेस्ट पंजाब है वो पाकिस्तान के पास चला गया और ईस्ट पंजाब इंडिया के पास आ गया। सेम एज इट इज जो बंगाल हुआ करता था उसका जो ईस्ट बंगाल था वो बांग्लादेश आज बन गया और जो वेस्ट बंगाल है वो इंडिया के पास है। आगे हम देखते हैं जो अगली चौथी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो थी माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम। बंटवारा तो आपने कर दिया लेकिन बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत बड़ी मात्रा में जो माइनॉरिटी लोग हैं वो फंस गए। हमने बंटवारा तो कर दिया लेकिन बॉर्डर के दोनों तरफ बहुत बड़ी मात्रा में जो माइनॉरिटी है वो फंस गई। इंडिया के अंदर कौन माइनॉरिटी हुआ करता? इंडिया के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी हुआ करती और पाकिस्तान के अंदर कौन माइनॉरिटी था? हिंदू लोग और अपने जो सिख भाई हैं वो माइनॉरिटी हुआ करते। जिस जमीन पे हमारे पूर्वज इतने सालों से रहते आए, एकाएक बोला गया कि आप हमारे देश को छोड़ के चले जाओ। माइनॉरिटीज को धमकी दी गई कि आप अपने घर को छोड़ के निकल जाओ वरना आपका गला काट देंगे, आपके घर में आग लगा देंगे, अफरा तफरी मचा देंगे, मतलब पूरा विनाश कर देंगे आपको। तो जो चौथी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो माइनॉरिटीज को लेकर है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर के दोनों साइड पे
बहुत बड़ी मात्रा में जो माइनॉरिटीज हैं वो फंस गई। अपने ही घर में जो माइनॉरिटीज हैं वो एलियन बन गई। ना पुलिस हेल्प कर रही है, ना आर्मी हेल्प कर रही है। माइनॉरिटीज को धमकी दिया जाता कि आप हमारे देश को छोड़ के चले जाओ, बॉर्डर के उस पार चली जाओ। माइनॉरिटीज के घर में आग लगा दिया जाता, इनकी बहन बेटियों को किडनैप करके उनके साथ रेप किया जाता, गैंग रेप किया जाता। तो पार्टीशन की वजह से बहुत वायलेंस हुआ और माइनॉरिटीज को सफर करना पड़ा। भारत के अंदर मुसलमान बहुत मुश्किल झेलते हैं और पाकिस्तान के अंदर हिंदू लोगों पे बहुत अत्याचार किया गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। ना किसी के पास कोई प्लान था, ना किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था। जो वायलेंस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। दोनों तरफ माइनॉरिटीज को अपना घर छोड़ के भागना पड़ रहा था और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा, यानी अपने ही घर में वो एलियन बन चुके थे। और अगर वो अपना घर नहीं छोड़ के जाते तो उनके घर में आग लगा दी जाती, उनकी बहन बेटियों को किडनैप कर लिया जाता, उनके मेल मेंबर्स को मार दिया जाता। इट वॉज वेरी पेनफुल, बहुत दर्दनाक था। मुझे अभी भी गूज बम्स आ जा रहे हैं, एकदम रोए खड़े हो जाते हैं कि हमारे लोगों ने कितना सफर किया। चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं कि बंटवारे की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंस था। यानी पार्टीशन तो कर दिया, लेकिन पार्टीशन का असर क्या था, इसका रिजल्ट क्या था। पार्टीशन का जो असर था वो बहुत भयानक था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे वायलेंस होगा। पूरे देश के अंदर वायलेंस हो रहा है, मारपीट हो रही है, मुसलमान और हिंदूज दुश्मन बन चुके हैं। 1947 ये जो साल है, ये एक ऐसा साल है जब बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन माइग्रेट करती है। कौन लोग माइग्रेट करते हैं? पाकिस्तान में फंसे हिंदू लोग भारत आते हैं और भारत में फंसे मुसलमान पाकिस्तान जाते हैं। तो 1947 ये वो साल है जो बहुत बड़ी मात्रा में लोग माइग्रेट करते हैं, बॉर्डर के उस पार आते हैं। दोनों साइड लोगों की हत्या होती है, अत्याचार होते हैं, महिलाओं को किडनैप किया जाता है, धार्मिक हिंसा देखने को मिलती है। यानी धर्म के नाम पे हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगा। एक समय हुआ करता था जब हम लोग पड़ोसी हुआ करते, बचपन में हिंदू और मुस्लिम बच्चे साथ में छुपन छुपाई खेला करते, और आज ऐसी नौबत आ गई है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, तलवारें लेके हत्या कर दे रहे हैं, वुमेन्स के साथ रेप कर रहे हैं। धर्म के नाम पे इतनी हिंसा हुई, किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ ऐसे शहर हुआ करते थे जैसे कि लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, वहां सबसे ज्यादा वायलेंस देखने को मिला और वो कॉम्युनल जोन्स बन गए। कॉम्युनल जोन का मतलब है कि जो ये तीन शहर हैं, ये कम्युनिटीज के बीच डिवाइड हो गए, हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच डिवाइड हो गए, और इन तीन शहरों में वायलेंस देखने को मिला। ये तीन शहर कौन से हैं? मैं आपके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। कल, कल आप याद कर लो। कल का मतलब, के का मतलब है कोलकाता, के का मतलब है कोलकाता, ए का मतलब है अमृतसर, और एल का मतलब है लाहौर। ये तीनों शहर जो हैं वो बॉर्डर के पास हैं, और हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच यहाँ बहुत वायलेंस देखने को मिला, और ऐसा प्रतीत होता कि कम्युनल जोन्स के बीच लोग डिवाइड हो गए हैं। एक फोटो दी गई है, काफी इंटरेस्टिंग फोटो है, आप देखो। ये फोटो दर्शा रही है कि जब पार्टीशन हुआ तो जो माइनॉरिटीज हुआ करती वो ट्रेन में ऐसे भर भर के जाया करती, ट्रेन की छतों पे बैठना पड़ता माइनॉरिटीज को। तो कितना सहना पड़ा होगा ये आप समझ सकते हो। और क्या प्रॉब्लम्स आई? जिन एरिया में हिंदू रहा करते वहां मुसलमान नहीं जाया करता, और जिन एरिया में मुसलमान रहते वहां पे हिंदू ना जाया करता। मतलब हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। इस समय पे माइनॉरिटीज को जबरदस्ती किया गया। माइनॉरिटीज को ना नोटिस दे दिया जाता, जैसे माइनॉरिटीज को नोटिस दे देते कि तुम अपना घर 24 घंटे के अंदर छोड़ दो। अगर तुम 24 घंटे के अंदर नहीं जाओगे तो तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, तुम्हारे बहन बेटियों को किडनैप कर लेंगे, तुम्हारे बच्चों की हत्या कर देंगे।
इमेजिन करो आप, क्या बीतती होगी लोगों पे। 24 घंटे का नोटिस पकड़ा देते, माइनॉरिटीज तुरंत अपना सामान बांध के बॉर्डर की ओर निकल पड़ते। न जाने के लिए कोई साधन है, ट्रकों में ट्रेनों में भर भर के वो बॉर्डर के पास जाया करते। जिनके पास कोई साधन ना होता वो पैदल पैदल ही निकल पड़ते। कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, लोकल लोग भी उनकी हेल्प नहीं किया करते। और जो लोग बॉर्डर के पास जा रहे थे, रास्ते में उनको अटैक किया जाता। अगर किसी को पता चल जाता कि मुस्लिम जा रहा है, उसको पकड़ के उसको मार दिया जाता, उसकी महिला के साथ रेप कर दिया जाता, बच्चों को काट दिया जाता। और पाकिस्तान के अंदर अगर मालूम चल गया कि हिंदू फैमिली है, तो उसको किडनैप कर लेते, उसके साथ बहुत भयानक अत्याचार करते। सो आप ये समझ सकते हो कि माइनॉरिटीज को बहुत झेलना पड़ा। पार्टीशन एक बहुत दुखदाई घड़ी थी, जब दोनों साइड पे माइनॉरिटीज बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। इस जर्नी में उनको अटैक किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वुमेन को फेस करनी पड़ी। रास्ते में वुमेन को किडनैप किया जाता, उनसे जबरदस्ती उनका जो रिलीजन है वो चेंज किया जाता, उनसे शादी की जाती, शादी करने के बाद फोर्सिबल रेप किया जाता उनके साथ। और इसीलिए बहुत सारे परिवार अपनी महिलाओं को खुद ही मार दिया करते, फैमिली ऑनर की वजह से। बहुत सारी फैमिलीज ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन बेटियों की हत्या खुद ही कर दी। सोचो उस बाप पे क्या बीती होगी, जिसने अपनी पत्नी को मार दिया और अपनी बेटी को मार दिया, ताकि कोई दूसरा उसके साथ रेप ना कर सके। तो ये एक ऐसा समय था जिसको सोच लेने से ही रोए कांप जाते हैं, रूह कांप जाती है। वुमेन पे बहुत अत्याचार हुआ, फैमिली ऑनर की वजह से काफी सारी महिलाओं को मार दिया गया। कितने सारे बच्चे अपने परिवारों से दूर हो गए, रिश्तेदार एक दूसरे से दूर हो गए। और जो बॉर्डर के पास पहुंच जाता, उसको ये रियलाइज होता कि मेरा तो कोई घर ही नहीं है। जो लोग बॉर्डर क्रॉस कर लेते, उन्हें रिफ्यूजी कैंप के अंदर रहना पड़ता, क्योंकि वो तो अपना घर बार प्रॉपर्टी जायदाद सब कुछ छोड़ कर आ गए। अब उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। अब उनको कैंप के अंदर, टेंट के अंदर सालों तक रहना पड़ता। जो राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, जो फिल्म बनाने वाले हैं, उन्होंने हमेशा दर्शाया है फिल्मों के अंदर, किताबों के अंदर, कविताओं के अंदर, कि बंटवारे के समय कितनी मुश्किलें आईं। उन्होंने बंटवारे का दर्द हमको बताया। और जो लोग बंटवारे में बच गए, अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा हो जो पार्टीशन की वजह से इंडिया आया हो, तो उससे आप पूछिएगा कि आपको क्या मुश्किलें हुई, वो आपको बताएगा। जो लोग बच गए पार्टीशन में, उन्होंने बोला ये सिर्फ देश का बंटवारा नहीं, ये तो दिलों का बंटवारा है, ये तो दिलों का बंटवारा है। हिंदू और मुस्लिम जो कि पड़ोसी हुआ करते, साथ में रहा करते, दो दिलों को बांट दिया गया। अब पार्टीशन में सिर्फ और सिर्फ लोगों की हत्या नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को नहीं बांटा गया, सिर्फ एक देश को नहीं बांटा गया, बल्कि देश के सभी पैसे को भी बांट दिया गया। देश में जितना फाइनेंशियल एसेट है, वो सभी बांट दिया गया। टेबल, चेयर, कुर्सी, रेलवे, पेपर क्लिप, टाइपराइटर, एम्प्लॉइज, हर एक चीज को दो भाग में बांट दिया गया। इनफैक्ट गवर्नमेंट के जो इम्प्लॉई हैं, उनको भी डिवाइड कर दिया गया, रेलवे को भी डिवाइड कर दिया गया। और एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, तो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान के पास ना नोट छापने के लिए कोई नहीं था। सो हमारे आरबीआई ने ही पाकिस्तान की नोटें कुछ सालों तक छापी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही पार्टीशन के बाद कुछ वक्त तक पाकिस्तान की नोटों को छापा करता। यानी पार्टीशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक देश को डिवाइड किया गया, बल्कि देश के सभी फाइनेंशियल एसेट्स, देश के सभी पैसे, रुपये, एम्प्लॉयमेंट, सब को डिवाइड कर दिया गया। देश का हर एक जो पैसा है, वो भी दो भाग में बट गया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदू और मुसलमान जो नेबर्स की तरह रहा करते थे, जो पड़ोसियों की तरह रहा करते थे, वो आज जानी दुश्मन हो गए। वो दोनों के खून के प्यासे हो गए। पार्टीशन की वजह से लगभग
80 लाख लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, लगभग 80 लाख लोग माइग्रेट करते हैं और लगभग 5 से 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है। ये वाला जो फैक्ट है वो आप याद रखोगे कि 80 लाख पीपल माइग्रेट करते हैं, बॉर्डर के इस पार आते हैं और लगभग 5 से 10 लाख लोगों की डेथ होती है। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो इसका ये मतलब भी नहीं था कि देश के सभी मुसलमान देश से चले गए। नहीं, पार्टीशन होने के बाद भी जब सेंसस करवाया गया 1951 में, जब जनगणना हुई, तो मालूम चला उस टाइम पर भी देश के अंदर 10 से 12% मुसलमान रहा करते। क्योंकि हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हमारे जो गांधी जी हैं, वो कभी बंटवारा नहीं चाहते थे। हम हमेशा चाह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान साथ में रहें। लेकिन अब बंटवारा हो गया, फिर भी सारे मुसलमान को तो देश से भेजना पॉसिबल नहीं है। जनगणना हुई 1951 में तो मालूम चला 10 से 12% मुसलमान अभी भी देश के अंदर हैं। तो एक सवाल सामने आता है कि इंडिया माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट करेगा। एक तरफ तो पाकिस्तान है जो कि माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट नहीं करता, वहां पे हिंदू की जो पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। लेकिन भारत ने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सब धर्मों को बराबर मानते हैं। सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, पारसी हो, मुसलमान हो, ज्यूज हो, कोई भी धर्म को आप फॉलो करते हो, हम सबको इक्वल मानते हैं, बराबर मानते हैं। इंडिया अपने आप को एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहता था, बल्कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पे सभी धर्मों की रिस्पेक्ट की जाए। तो इस पैराग्राफ में वही बोला गया कि पाकिस्तान के अंदर तो माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन इंडिया ने डिसाइड किया कि हम सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने सेकुलरिज्म को इंश्राइन किया। हमारे संविधान के अंदर एक शब्द आता है जिसको आप बोलते हो सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकार किसी रिलीजन के प्रति भेदभाव नहीं करेगी। हमारी गवर्नमेंट के लिए कोई रिलीजन बड़ा या छोटा नहीं होगा, बल्कि हम सबको बराबर देखेंगे। सरकार किसी धर्म से अपने आप को नहीं जोड़ेगी, सरकार के लिए सभी धर्म इक्वल होंगे। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म की बात की जाती है। हमने ये बोला कि हम एक सेकुलर देश बनाना चाहते हैं जहाँ पे हिंदूज, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को बराबरी दी जाएगी। हमारे यहाँ पे किसी को धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी भी धर्म को मानते हो, आप हमारे लिए पूजनीय हो, आप हमारे लिए भारतीय हो, और यही हमारे देश की विचारधारा है। ये रहा हमारे चैप्टर का पार्ट 1। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस आए और पार्टीशन, उसके दुख को हमने डिटेल में समझा। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था। पार्ट 1 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर मिलूंगा आपसे जल्दी ही, और पार्ट 2 के अंदर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप रिवाइज करिए, जो फ्लो चार्ट्स मैंने बनाए हैं उसको समझिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी को बाय बाय। बाय।